नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग जजेस के बारे में। जो हायर जुडिशरी है भारत में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनमें जजों की नियुक्ति किसी प्रकार के एग्ज़ाम या इंटरव्यू से नहीं होती है। इनमें जजों की नियुक्ति जिस प्रोसेस से होती है उसी को कॉलेजियम सिस्टम बोला जाता है। कॉलेजियम सिस्टम एक क्लोज डोर मैकेनिज्म होता है, यानी कि बंद दरवाजे के अंदर निर्णय लिया जाता है कि किसकी नियुक्ति करनी है और किसको जज, कहाँ जज बनाना है। तो यदि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की बात करें तो उसमें 5 मेंबर होते हैं। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। वो सभी आपस में मिलते हैं और एक बंद दरवाजे के अंदर एक रूम में मिलते हैं। कब मिलते हैं ये भी किसी को पता नहीं होता है। वो मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि किसकी नियुक्ति कहाँ पे करनी है, और इसका कोई प्रोसेस भी नहीं होता है। सभी नाम को जो है वो लोग देखते हैं और अपने अपने मत के अनुसार नाम को रेकमेंड करते हैं और फिर अपने बंद लिफाफे में, उसको बंद फाइल में लॉ मिनिस्ट्री को भेजते हैं। अब लॉ मिनिस्ट्री को यदि किसी नाम से आपत्ति है तो वो एक बार रिकंसीडर करने के लिए कॉलेजियम को वो नाम वापस भेज सकती है। लेकिन अगर कॉलेजियम वापस उसी नाम को वापस लॉ मिनिस्ट्री को भेजता है तो अब लॉ मिनिस्ट्री को वो नाम मानना ही पड़ेगा उसको। फिर वो लोग उस फाइल को पीएम ऑफिस में भेजते हैं और पीएम ऑफिस से फिर फाइल प्रेसिडेंट के पास जाती है, जहाँ पे प्रेसिडेंट साइन करते हैं और उन जजों की नियुक्ति हो जाती है। तो इस तरह से कॉलेजियम सिस्टम का मैकेनिज्म काम करता है। इस तरह से हायर जुडिशरी में जजों की नियुक्ति होती है। हाई कोर्ट में भी एक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। वो भी सेम मैकेनिज्म पे मिलते हैं और नाम को जो रेकमेंड करके लॉ मिनिस्ट्री को भेजते हैं। लॉ मिनिस्ट्री फिर उस नाम को प्रेसिडेंट के पास भेजती है और प्रेसिडेंट साइन करके जजों की नियुक्ति हाई कोर्ट्स में करते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या हमेशा से कॉलेजियम सिस्टम एग्जिस्ट करता था? पहले से भी कॉलेजियम सिस्टम था? तो अगर संविधान में देखें हम, तो संविधान में कॉलेजियम सिस्टम नाम का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में आर्टिकल 124 क्लॉज 2, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति से संबंधित है, और अनुच्छेद 217 जो कि हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति से संबंधित है। तो आर्टिकल 124 का क्लॉज 2 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे और भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट में अन्य जजों की सलाह से वो नियुक्ति करेंगे। सेम आर्टिकल 217 में भी यही है कि हाई कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेंगे और वहाँ के चीफ जस्टिस और अन्य जजों की सलाह से करेंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि कॉलेजियम सिस्टम सामने आया, ऐसा कोई मैकेनिज्म सामने आया? तो इनमें 3 जज केस हुए हिस्ट्री में, जो कि 3 जजेस केस के नाम से भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उन केस का निष्कर्ष है या उन केस का फलस्वरूप है जो कि कॉलेजियम सिस्टम निकल कर आया। तो आज हम लोग तीनों केस देखेंगे। पहला है फर्स्ट जजेस केस के नाम से 1981 में। इसमें फर्स्ट जजेस केस से ये निष्कर्ष निकला कि जो नाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को रेकमेंड करेंगे या कंसल्ट करेंगे, वो कंसल्ट ही माना जाएगा। प्रेसिडेंट उस कंसल्ट को मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये प्रेसिडेंट के ऊपर होगा। प्रेसिडेंट चाहें तो लॉजिकल बेस पे उन नामों को खारिज भी कर सकते हैं या उन नामों की जगह पर दूसरे नाम भी मांग सकते हैं। उसके बाद सेकंड जजेस केस 1993, जिसमें कॉलेजियम सिस्टम का मैकेनिज्म सामने आया। उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए जो नाम रेकमेंड जो करेंगे उनमें 3 मेंबर होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे, और ये जो नाम कंसल्ट करेंगे वो कंसल्ट नहीं, कंकरेंस होगा, यानी उन नामों को प्रेसिडेंट को मानना ही होगा, वो बाध्य होंगे। उसके बाद थर्ड जजेस केस 1998, इसमें प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है आर्टिकल 143 के तहत कि वो
किसी भी मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। तो इस केस में यही हुआ कि प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से एक एडवाइस मांगी। एडवाइस में ये पूछा कि जो कोलेजियम सिस्टम है जिसमें एक चीफ जस्टिस हैं और बाकी 2 सीनियर मोस्ट जज हैं, उसमें सारी पावर चीफ जस्टिस के पास थी। अगर चीफ जस्टिस किसी नाम को रेकमेंड कर रहे हैं और बाकी जो 2 सीनियर मोस्ट जज हैं उनके पैनल में, अगर वो उन नामों पे वो अगर मना कर रहे हैं कि नहीं इसका नाम आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर चीफ जस्टिस चाहते हैं कि वो नाम आगे जाएं तो वो उन दोनों की बात को मानने से मना भी कर सकते हैं। तो यही प्रेसिडेंट ने उस एडवाइस में पूछा कि बाकी के 2 जो जज हैं उनके मत का क्या। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि अब जो नया कोलेजियम सिस्टम होगा उसमें 5 मेंबर होंगे, एक चीफ जस्टिस और बाकी 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे। तो यदि किसी नाम को लेकर यदि 4 जजों में से 2 जज भी अगर कह रहे हैं कि नहीं इसका नाम रिकमेंड नहीं किया जाना चाहिए तो नाम आगे नहीं भेजा जाएगा। तो आज का जो कोलेजियम सिस्टम है वो 3rd जजेस केस से सामने आया है, जो 1998 से अभी तक सेम वैसे ही चल रहा है, जिसमें एक चीफ जस्टिस हैं और बाकी 4 सीनियर मोस्ट जज हैं। यही लोग मिलके सुप्रीम कोर्ट में किस जज की नियुक्ति करनी है, कहाँ करनी है, ये सब डिसाइड करते हैं। हायर जुडिशरी में जज बनने के लिए कोई खास एलिजिबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती, बस आपके पास बैचलर होना चाहिए लॉ में, उसकी डिग्री होनी चाहिए, और 10 साल तक अगर हाई कोर्ट में है आप तो हाई कोर्ट में 10 साल तक आपके पास वकालत का अनुभव हो, और सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट में आपके पास 10 साल वकालत का अनुभव हो। और उसके बाद कोलेजियम सिस्टम अगर आपका नाम रेकमेंड कर देता है तो आप सीधा जज बन सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कोलेजियम सिस्टम के क्या फ़ायदे हैं। तो फ़ायदे ये हैं कि गवर्नमेंट का दबाव नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको ना तो आपकी नियुक्ति कर रही है ना ही आपको निकाल सकती है, तो उस पर गवर्नमेंट का जजों के ऊपर दबाव नहीं होता है। सभी जज स्वतंत्र होते हैं अपना फैसला सुनाने के लिए। नुकसान क्या होता है? नुकसान ये है कि जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता नहीं है कि नियुक्ति हो रही है किस बेस पे हो रही है, कुछ पता नहीं होता है। दूसरा, भाई भतीजावाद के आरोप लगते हैं, यानी कि नेपोटिज्म के आरोप लगते हैं कि मान लीजिए कोलेजियम सिस्टम में मेंबर में किसी के परिवार का कोई है और वो चाहते हैं कि मेरा बेटा या भाई या भतीजा जो भी वो जज बन जाए, तो भाई भतीजावाद के आरोप लगते हैं। ये ऐसा हो सकता है, सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन लगभग 0 है, क्योंकि कोलेजियम सिस्टम ने कभी महिलाओं की नियुक्ति की ही नहीं। और चौथा है कि योग्यता को लेकर हमेशा समस्या रही है। जो व्यक्ति 10 साल वकालत कर ले उसको जज बनाया जा सकता है, लेकिन क्या वो सही जजमेंट देगा, उसकी योग्यता जज बनने के लायक है या नहीं, उसका कोई मापदंड नहीं होता है। इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने 2014 में 99वां संविधान संशोधन किया, जिसके तहत उन्होंने एक NJAC का गठन किया, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि हायर जुडिशरी में जजों की नियुक्ति करेगा। उसका आयोग का गठन किया। उस आयोग में 6 व्यक्ति थे, 6 व्यक्ति शामिल थे। पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश जो उस कमीशन के अध्यक्ष थे, और भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश और यूनियन लॉ मिनिस्टर, और उनके बाद 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति और इस पैनल में शामिल थे। वो 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति, उनका चयन एक समिति के द्वारा किया जाता है, और वो समिति में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, लोकसभा में विपक्ष का जो नेता होता है वो शामिल होते हैं। और ये समिति उन 2 विशिष्ट व्यक्तियों के नाम का चयन करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 99वें संविधान संशोधन को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया और NJAC को रद्द कर दिया और वापस से कोलेजियम सिस्टम को लागू रहने दिया। अब गवर्नमेंट का इस पर क्या स्टांस है, आप एक छोटा सा वीडियो देखिए। Anything which is alien to the Constitution, merely by a decision taken by the court or some judges, how do you expect
that the decision will be backed by the people of the country. Collegium system is alien to the Indian Constitution. You tell me under which provision the collegium system has been prescribed. But because the Supreme Court, in its own wisdom, through a court ruling or through a case judgment known as first judge's case, created a collegium. Now that collegium, whether the Supreme Court collegium or High Court collegiums, they recommend the name. And government has to do due diligence. Prior to 1991, all the judges are appointed by the government. You are a fine English speaker. You can read the dictionary, whichever dictionary you want to pick up, you read it. What is the difference between consultation and concurrence? Is it same? Constitution says that the president shall appoint, means government shall appoint the judges of the Supreme Court and High Court in consultation with the Chief Justice. And for the High Court, the Chief Justice of the High Court. Now, when the collegium system was introduced, which is alien to Indian Constitution, but government of that day and now also, we very well respect the collegium system until or unless it is replaced by a better system. I'm not. तो बेसिकली गवर्नमेंट कह रही है कि कॉलेजियम सिस्टम संविधान में नहीं था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद से बनाया है और इसे एक बेटर सिस्टम से रिप्लेस होना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।